2007 में मैं सिंगल हो गई थी, सिंगल पेरेंट थी। हम्म। देन 3 साल तो थोड़ा सा अपने आप से ही जिंदगी को जीने में हिम्मत जुटाने में लग गए थे। उस समय भी मैं वर्किंग थी, ऐसा नहीं था कि मैं वर्किंग नहीं थी। उस समय मैं इंश्योरेंस सेक्टर में थी, ओ, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में। अच्छा। एंड उसमें भी हमेशा टॉप करती थी। जुनून है मेरे में एक, जहां पर भी खड़ी रहूंगी नंबर 1 पे रहूंगी। वाह। ये मेरा जुनून है। इसको मैंने कहा, आप मेरा कुछ देखो तो सही। बोला, हमको कुछ नहीं देखना मैडम, आपको बस करना है। क्योंकि लोगों को ना काम देखना होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता, आपने कितने सर्टिफिकेट किए कोई नहीं देखता, आपने जो चेंज लाया है ना, वो अगर देख लिया कि भाई आपने इसके ऊपर चेंज लाया है, वो 10 लोगों को बोलेगा कि भाई इसने मुझ पे ये चेंज लाया है। 10 लोग बोले अच्छा तेरे में चेंज आ गया, हम भी करते हैं, हम भी करते बच्चा था सोनाली बेंद्रे का बेटा, एक हैं। बच्चा था अक्षय कुमार का बेटा। ओ माय गॉड। मुझे तो गूज बम्स आ गए। 10,000 स्टूडेंट को सिखाने के लिए आपको टीचर्स भी उतने चाहिए ना। तो मैनेजमेंट यहाँ होता है, कोई डिग्री कॉलेज में नहीं होता। हाँ, वो तो मैं पक्का मानती हूँ। आपको लगता है लाइक बड़े होने के बाद हमारी राइटिंग चेंज हो सकती है? क्योंकि मुझे लगता है बचपन में जो हो जाती है हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी सब कुछ चेंज करता है। ओ, ओके। आप तो मेरे एक्सपीरियंस पास है तो आपको एक्सपीरियंस है। पता होगा। मैंने पेंडेमिक के दौरान मुंबई हाई कोर्ट के 13 लॉयर्स एडवोकेट्स को पूरा ग्राफोलॉजी एंड हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करवाया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है ना छोटी बड़ी साइज राइटिंग की, ये आपके पर्सनालिटी के 50% को शो कर देती है। परसेंट मनी बैक गारंटी। बट मोर मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग ट्रांसफॉर्म करने के बाद में भी कभी आज तक हमने किसी का मनी बैक नहीं किया। 45,000, दैट्स अ बिग नंबर। और इसीलिए इतने स्टेट्स में पहुंचना, इतनी कंट्रीज में पहुंचना एंड सिखाना, तो वो तो अब इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया तो कर ही सकते। हाँ, लेकिन वही मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपको एक्सपीरियंस है लेकिन एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब आपको नई एक्सपीरियंस हुआ, टीम कैसे बनाओ, लोग और लोगों तक कैसे पहुंचूं, जब आपको पता नहीं था तो आप कैसे फिगर आउट करते थे कि अगला स्टेप क्या करूं, मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं? बहुत मुश्किल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो समय बहुत मुश्किल भरा था। स्टेटस लगाने का जमाना नहीं था ना, स्टेटस बनाने का जमाना था। फ्रेंड्स आर द बेस्ट थेरापिस्ट। यस, 100%, 100%। तो हाँ, जैसे आप बता रहे हो कि फ्रेंड्स नहीं होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। Hey guys, welcome back to my channel. Today we have a very experienced ma'am. She is she उनके बारे में मैं क्या बताऊं? She is actually a handwriting and graphology expert from past 32 years. But you won't believe, guys, she is not just that, she is multi-talented. And that I came to know just before this interview कि she has so many of other hidden skills, because she believes that learning should never stop. And आज की तारीख में भी you will see कि she has so much passion to learn different type of things. So we will come to know in the interview about more about her. So let's welcome Sanju ma'am. Welcome to my नमस्कार। channel, Sanju ma'am. नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you for taking out from your busy schedule. I am really blessed to have you on my channel, and you are the person who has the maximum experience. I am sure my audience are going to benefit from your journey, because आपने जिस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश किया है, मैं तो आपकी फैन हूँ। So, can you just brief us about your journey कि कैसे आप ups and downs से गुजर के आज आपने अपने आप को इतना establish किया है? Guys, she is an entrepreneur now. She owns her 100 centers, not only in Mumbai, not only in India, but all over the world.
So let's see how she has come to this point. उन्होंने बहुत बहुत like जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, believe me guys, जीरो से. हाँ, थैंक यू अनीता, आपने जो मुझे यहाँ इनवाइट किया आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके चैनल पे। एंड आपने तो काफी कुछ बोल दिया है। बहुत ही मैं 89 में मुंबई आई थी। तभी मेरी उम्र 20 साल थी। मारवाड़ी फैमिली से हूँ, जल्दी शादी हो गई थी। तो 20 साल की उम्र में भी मेरे गोद में एक बच्चा था, प्यारा सा पति था। और मैं यहाँ रहने आ गई थी। लेकिन पढ़ने की बहुत तमन्ना थी दिल में, बट पढ़ नहीं पाई थी। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। देन मैंने ग्राफोलॉजी सीखा। एंड क्राइम ब्रांच के साथ भी मैंने काम किया, 10 साल तक काम किया। उसके बाद में तो 2006 यानी 2006 में मेरे लिए बहुत ही बुरा साल था वो, जब मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हुआ। एंड 2007 में वो नहीं रहे। उसके बाद में दो बच्चों की परवरिश थी, पूरा परिवार तो था ही। अच्छा, मेरे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरा परिवार मेरे पूरे सपोर्ट में था। तो वहां से जब शुरू हुआ, कभी लड़खड़ाए, कभी खड़े हुए, कभी गिरे, फिर से खड़े होना। तो धीरे धीरे 2010 में मैंने एकांसा नाम से एक एकांसा सोशल फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ को रजिस्टर किया। एंड तब सोचा कि मेरे जैसी फीमेल्स जो सिंगल होती हैं, या जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई पढ़ी लिखी हैं, कोई नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसों को मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट करना चाहिए। तो ये सोच के मैंने वो एनजीओ रजिस्टर किया। एंड जिस भी ग्रेड की फीमेल मेरे से कांटेक्ट करती थी, वो उनको मोटिवेट करना, उनके स्किल को डेवलप करना एंड उनको इंडिपेंडेंट करना, ये मेरा एक मोटो था। अभी मेरे पास बहुत सारी फीमेल ऐसी आती थी जो कुछ भी नहीं करना जानती, पढ़ी लिखी है बस। उनके लिए क्या करूं? तो उनके लिए मैंने फिर ये हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स डिजाइन किया। एंड उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया कि ये आज की बच्चों की सबसे बड़ी नीड है। स्कूल टीचर्स राइटिंग सिखाती नहीं, कैसे होती करनी है। इम्प्रूव योर राइटिंग का रिमार्क देते हैं, हाउ टू इम्प्रूव कोई नहीं सिखाता। हम्म. तो ये गैप को मुझे फुलफिल करना था। मैंने कोर्स डिजाइन किया, बुक्स डिजाइन की। एंड सिखाना शुरू किया। क्योंकि एज ए ग्राफोलॉजिस्ट मैंने बहुत काम किया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैंने मेरे बिल्डिंग से शुरू किया, क्योंकि मेरे बच्चों की राइटिंग देख के पहले मैं रेड एंड ब्लू लाइन की नोटबुक में बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स को सिखाती थी। तो ये सिलसिला शुरू होते होते एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पहुंचे। 2 से 3, 3 से 5, 5 से आज मेरे पास 350 से ज्यादा टीचर्स हैं। वाओ, हाँ, टीचर्स. टीचर्स जो खुद सिखाती हैं। आपने एंड आपके आपकी ट्रेन की हुई. मेरी ट्रेंड की हुई, वाओ. मेरी ट्रेंड की हुई, पैन इंडिया पे है। एंड इंग्लिश के साथ साथ जिस स्टेट से वो बिलोंग करती है, उस स्टेट की लैंग्वेज को भी वो सिखाती हैं। लाइक जैसे महाराष्ट्र में है, हमारी मराठी एक थर्ड लैंग्वेज होती है ना। हम्म. हिंदी कंपलसरी होती है, एंड हम्म. सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो मराठी है। यस. वैसे हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है। हम्म. तो हर स्टेट की लैंग्वेज को भी हम सिखाते हैं। लाइक ओके. राइटिंग क्या है? आपके ब्रेन का ब्लूप्रिंट, आपके ब्रेन का स्टेटस जैसा है वैसा आपकी राइटिंग में आता है। संजू मैम, तो ये है कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो अच्छी पर्सनालिटी होगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा. मेरे लिए तो अनरीडेबल राइटिंग को कभी मैं बैड हैंड राइटिंग भी नहीं बोलती हूँ। आपकी राइटिंग के ट्रेड्स क्या हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये देखना है। एक चीज और ध्यान रखिए, हर नेगेटिव ट्रेट नेगेटिव नहीं होता। थोड़ा एग्जाम्पल. है ना। एग्जाम्पल.
आपके अनुसार आपकी राइटिंग का ट्रेट होता है। ओके। अब एक पुलिस ऑफिसर है, वो एरोगेंट नहीं होगा तो ऑफिसर ही कैसे बनेगा? हम्म। है ना? तो उसकी पर्सनैलिटी के दो हिस्से होंगे, एक अंदर से सॉफ्ट भी होगा और ऊपर से हार्ड भी होना जरूरी है। हम्म तो अगर मैं उसकी राइटिंग देख के बोलूँ नहीं यार तुम तो बहुत ही गंदे हो, तुम तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम बहुत हार्श लैंग्वेज यूज करते हो, तो उसको तो करना ही है भाई, उसका प्रोफेशन है। तो वो उसके लिए नेगेटिव ट्रेट नहीं हुआ। समझे? तो आप वो एनालिसिस करके बता देते हो कि क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है। क्या नहीं है। तो जब आप उन बच्चों को सिखाते हो हैंड राइटिंग, तो लाइक अगर कोई बच्चा शांत है और उसको लाइक थोड़ा सा बोलने वाला बनाना है, मतलब कि जो बिल्कुल नहीं बोल रहा है और उसको थोड़ा बोल सके, अपनी चीजें एक्सप्रेस कर सके, तो आप वो हैंड राइटिंग चेंज करके लाइक करवा सकते हो। बिल्कुल हम करवा सकते हैं। आज की मैं देख रही हूँ इन सालों में अपने आप को एक्सप्रेस करना बच्चे भूल ही गए हैं, हम्म राइट वे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उनका टैलेंट जो है ना, उनके अंदर खत्म ही हो जाता है। उनके अंदर फियर होता है, मैंने बोला मुझे टीचर ने डांट दिया, या मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने मेरी इंसल्ट कर दी, या कुछ गलत हो गया तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते कि मुझे लग गई, गिर गया। तो ऐसा जो प्रॉब्लम होती है उसको हम, वो तो चुटकियों में निकल जाते हैं। वाओ, मतलब हैंड राइटिंग के साथ साथ पर्सनालिटी भी कवर कर देते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हैंड राइटिंग के साथ साथ जो एकांसा राइटिंग कर्व्स का हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट जो है, राइट राइट हमने नाम दिया है, उस प्रोडक्ट का में एक जादू है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। हम्म। कि पेरेंट्स आते हैं, फर्स्ट डे आते हैं बड़े दुखी से, लेकिन जब 10th डे उनको लेने आते हैं ना, तो बोलते हैं हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उन 10 दिनों में हमने उनके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी होती है, उनके कंसंट्रेशन के लिए, उनकी मेमोरी के लिए, उनकी फूड हैबिट्स के लिए। कोई बच्चे जो बहुत बैक आंसर करते हैं, उनको हम, मतलब जिसकी जो चीज चाहिए वो हम उनके ऊपर उस पे काम करके उनके अंदर डाल दी जाती है। जो हमने कोर्स डिजाइन किया है, ये ग्राफोलॉजी एंड साइकोलॉजी बेस्ड कोर्स है। तो मेरे यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं, जो हम बच्चों को समझ पाए एंड वो क्यों कर रहे हैं उसका रीजन जान के उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो इन शॉर्ट, इट्स इज नॉट जस्ट हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, इट इज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट फॉर द किड। एक पैकेज में ना आप सब कुछ पैक करके दे रहे हो। कोशिश मैं यही कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे अलग अलग थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, एंड उन थेरेपीज को सीखना, उसका एडवांस लेवल तक जाना, क्योंकि हर एक चीज में अपडेट होता रहता है। तो मेरा हर साल कोशिश रहती है कि 3-4 चीजों में मैं अपने आप को अपडेट करती रहूं। हम्म। मैम, ये तो आज की बात बता रहे हो, लाइक आज आप जब इस्टेब्लिश हो गए हो, तब इनिशियली जब ना आपको ये सारी चीजें सीखनी थी, जब आपको नॉलेज भी नहीं था करना कैसे है, तब आपने कैसे किया? मुझे एक बार ऐसे ही चलते चलते एक बार एक ग्राफोलॉजिस्ट से मिलना हो गया। ओके। बहुत सीनियर पर्सन थे, मैं उनसे मिली, उनके काम को समझी, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एडवेंचरस करना मेरे को बहुत पसंद था, कुछ लीक से हटकर, नॉर्मल नहीं। तो थोड़ा उनसे सीखा। फिर उन्होंने बोला कि तुमको फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी करना चाहिए, तुम करो। उन्होंने मुझे अपने मुंबई यूनिवर्सिटी से एडमिशन करवाया। देन मैंने वहां शुरू किया। जब मैं फर्स्ट डे क्लास गई तो पूरी हिंदू नारी थी मैं, साड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, चूड़ियां, सब लोग जैसे बड़े अजीब सी नजरों से देख रहे थे।
और मैं सीखने वालों में सबसे छोटी उम्र की थी अच्छा, हाँ, उस टाइम पर, राइट। उस समय पर। लेकिन सीखते सीखते बहुत मजा आया, बट मेरा कोर्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया बिकॉज बीच में ही मैंने सेकेंड चाइल्ड के लिए कंसीव किया था। ओ। तो 6-7 महीने का थोड़ा डिले हुआ, बट जब किया तो बहुत मजा आया। एंड काफी काम किया, बहुत सारे केसेस में मैंने पुलिस के साथ काम किया। एंड जब पुलिस कोई भी केस को सॉल्व करती है ना, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प रहती है उसमें। और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, नाम नहीं उजागर किया जाता राइट। कि ये व्यक्ति हमारे साथ काम करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को पुलिस के साथ काम करना पड़ता है। इन 10-12 सालों में ग्राफोलॉजी बहुत फ्लरिश हो रहा है। 10-12 साल पहले तो ग्राफोलॉजी वर्ड ही नहीं पता होता था। इवन हम हाँ, स्कूल्स में जाते थे तो प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी नहीं पता होता था। हाँ, ग्राफोलॉजी मीन्स राइटिंग रिलेटेड कुछ होगा ऐसा बोलते थे। राइट। बहुत मुश्किल होती थी तभी जब मैंने 2010 में ग्राफोलॉजी के साथ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट शुरू किया। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, आज भी करनी पड़ती है। आज इसलिए मेहनत करनी पड़ती है कि स्कूल्स बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, जबकि हमारे समय हैंडराइटिंग का एक पीरियड हाँ, आई नो, हमारा भी होता था। होता था। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग मीन्स आपके अंदर डिसिप्लिन। ओ। आप अगर लेटर्स को परफेक्ट वे से लिख रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन है। लाइक आपने नोटिस किया होगा कि नोटबुक्स में हमेशा लेफ्ट साइड मार्जिन छोड़ी हुई होती है। यस। लेफ्ट एंड अपर साइड मार्जिन होती है। हम्म। तो ग्राफोलॉजी वाइज वो होता है, एक जो पेपर होता है कोई भी साइज का, वो होता है आपके लाइफ का एक दिन, 24 आवर्स। ओ, वन पेपर। वन पेपर। ओ। अब अगर मैं आपको एक पेपर देती हूँ, बोलती हूँ आप इसमें लिखिए, हाँ, हाँ। तो आपने उस पेपर को कितना यूटिलाइज किया है, तो इससे मैं आप पता कर सकती हूँ आप अपने दिन को कितना, दिन का टाइम को कितना यूटिलाइज करते हैं। वाओ। कहने को लोग बोलते हैं मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, 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 राइट। हाँ। 12 घंटे में आपने फ्रूटफुल वर्क टाइम कितना स्पेंड किया, हम्म। हम्म। वो आपकी राइटिंग से पता चलता है। तो राइट ब्रेन में हम जो सीखते हैं वो स्टोर हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन से एग्जीक्यूट हो रहा है। लेफ्ट ब्रेन में अगर आपने प्लेस छोड़ा है लेफ्ट मार्जिन पे, तो आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने नॉलेज को। वाओ, इतना डीप साइंस है। साइंस है। कुछ लोगों की लाइटिंग बहुत स्मॉल होती है, हम्म। 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 आपने, और कुछ लोगों की बहुत बिग साइज होती हाँ, हाँ। है ना। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है ना छोटी बड़ी साइज राइटिंग की, ये आपके पर्सनालिटी के 50% को शो कर देती है। मैं50%? 50%। अब आप एक बहुत अच्छी कोच हैं, राइट। आपको कोई फोबिया नहीं है लोगों के सामने बोलने का, किसी के भी साथ में इंटरव्यू लेने का, है ना। ये आपका टैलेंट है। बट हो सकता है आपके अंदर एक फियर हो डांस का, कि अभी स्टेज पे जाके डांस करना है तो उस दिन तो पाँव को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये फियर आपके अंदर के टैलेंट को शो करने का, आप मेरे टैलेंट को आप देख रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को, लेकिन जैसे ही आपके अंदर के टैलेंट को दिखाना होगा, हो सकता है आपके अंदर का फियर आपको दिखाने ना दे।
तो ये हो गया ना, आप में टैलेंट है 100%। हम्म। आप दूसरों के टैलेंट को दिखा रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छे काम कर सक रहे हो, आपकी जिस जैसे भी फील्ड होगी। हम्म। आप आज आप एक लाइफ कोच हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, अलग अलग प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल्स की अपनी लाइफ का नॉलेज उनको 100% है, दूसरों को वो सेव कर सकते हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। राइट। ये जो होता है ना, ऐसे वो लोग होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत स्मॉल हो जाती है, ओह। हाँ। नॉलेज सब कुछ है, बट हाँ। अब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके। अब उसकी राइटिंग को हमने अगर परफेक्ट साइज जो होती है 2.5 to 3 mm की जो राइटिंग होती है, उस साइज में प्रैक्टिस करवाते हैं, वो एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। बट आपको लगता है लाइक बड़े होने के बाद हमारी राइटिंग चेंज हो सकती है? क्योंकि मुझे लगता है बचपन में जो हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी सब कुछ चेंज करता है। ओ। ओके। आप तो मेरे एक्सपीरियंस पास हो तो आपको एक्सपीरियंस है, पता मैंने होगा। मैंने पेंडेमिक के दौरान मुंबई हाई कोर्ट के 13 लॉयर्स एडवोकेट्स को पूरा ग्राफोलॉजी एंड हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करवाया था, मुंबई हाई कोर्ट के। वाओ। तो होता है। ठीक है। तो उसमें भी लेकिन उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगते होंगे ना बड़ों को चेंज कराने के कंपैरिजन टू बच्चों के? एफर्ट्स तो देखिए इक्वल लगते हैं, एक टीचर के लिए एफर्ट्स की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना, कम और ज्यादा नहीं होता है। बट एक्सपीरियंस जो है मेरे, जिसे मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको एग्जाम्पल्स अलग देने होंगे, हम्म। बच्चे को सिखाऊंगी तो बच्चे के लिए अलग होंगे। जिस एज और जिस प्रोफेशन का पर्सन होगा उसके उस तरीके से ही एग्जाम्पल देके उनको सिखाया जाता है, ताकि उनके ब्रेन में अच्छे से मैपिंग हो जाए। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द एज ही आप सिखाते हो? बिल्कुल। और 7 to 70 मेरा एक टैगलाइन है, अच्छा। ओके। 7 to 70 को इसके बीच के कोई भी एज के पर्सन सीख सकते तो लेकिन चलो आपने ये एक ग्राफोलॉजी से पकड़ लिया, आपको एक चैनल भी मिल गया, लेकिन ना जब उसको लाइक एक्सपांड करना था, जैसे कि आपने बोला कि आप पहले लाइक अपने फ्रेंड अपने बच्चों के फ्रेंड्स को सिखाते थे, फिर आपने लाइक हैं। कैसे इसे प्रोफेशनल लेवल पे कन्वर्ट इनिशियली कैसे करना चालू किया? 2010 से 2007 में मैं सिंगल हो गई थी, सिंगल पेरेंट थी। हम्म। देन 3 साल तो थोड़ा सा अपने आप से ही अम, जिंदगी को जीने में हिम्मत जुटाने में लग गए थे। उस समय भी मैं वर्किंग थी, ऐसा नहीं था कि मैं वर्किंग नहीं थी, उस समय मैं इंश्योरेंस सेक्टर में थी, ओ। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में। अच्छा। एंड उसमें भी हमेशा टॉप करती थी। जुनून है मेरे में एक, जहां पर भी खड़ी रहूंगी नंबर 1 पे रहूंगी, वाह। ये मेरा जुनून है। तो इसी जुनून के चलते अनीता जी, मैंने ग्राफोलॉजी से जब बच्चों से कनेक्ट करने लगी और बच्चे यूनिक क्वालिटी के मिलने लगे, तो मैंने उनकी यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए मैंने बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखी है, ताकि मैं कोई भी बच्चा ऐसा ना मिले जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट ना कर सकूं। इस जो भी हमारा जो कोर्स है ना, ये मनी बैक गारंटी के साथ में होता है। मैंने मेरी स्टेशनरी पे भी प्रिंट करवाया हुआ है कि मनी बैक गारंटी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, 100% मनी बैक गारंटी। ओ। बट मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग ट्रांसफॉर्म करने के बाद में भी कभी आज तक हमने किसी का मनी बैक नहीं किया। अभी मेरी बर्निंग डिजायर है 1 लाख स्टूडेंट। ब्लेस यू मैम, ब्लेस यू। इस पे काम कर मैं रही 1 लाख क्या, मैं तो बोलती हूँ जितनों को कर सको, 10 लाख, 30 लाख। एक्चुअली एक्चुअली
क्योंकि जब बच्चों में चेंज आते हैं और बच्चों की एनर्जी के अनुसार बच्चों में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड उनकी पेरेंट्स या टीचर्स की जो हैप्पीनेस होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। यस। अगर मुझे कुछ स्कूल्स और टीचर्स सपोर्ट करें तो मैं तो 1 लाख बच्चे एक साल में भी करवा सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास टीम है एंड टीम को ट्रेंड करना मेरा काम। और इसीलिए इतने स्टेट्स में पहुंचना, इतनी कंट्रीज में पहुंचना एंड सिखाना, तो वो तो अब इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, तो कर ही सकते। हाँ, लेकिन वही मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब आपको नई एक्सपीरियंस हुआ, टीम कैसे बनाओ, लोग और लोगों तक कैसे पहुंचूं, जब आपको पता नहीं था तो आप कैसे फिगर आउट करते थे कि अगला स्टेप क्या करूं, मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं? बहुत मुश्किल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो समय बहुत मुश्किल भरा था। एक बार एक स्कूल में 450 बच्चों को सिखाने का मेरे को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को इंग्लिश राइटिंग सिखाना था, फिफ्थ को हिंदी मराठी। मेरे बच्चे का ही स्कूल था, और उनको पता था कि आंटी को अगर हम ये देंगे तो उनको अपने बच्चों की फीस भरने में सुविधा रहेगी। मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, एक इंजीनियरिंग कर रहा था, मतलब FY BCom में था, जस्ट 12th 11th में, एक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। तो शुरू किया। अब ये इतने बच्चे मिल गए, अब मैं पढ़ाऊंगी कैसे? एक वीक के बाद में कोर्स स्टार्ट करना है। तो मेरे 2-3 नोन को बोला मेरी हेल्प करोगे ये चीज की? तो बोलते हैं घर पे पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा अलाउ करेंगे कि नहीं। लेकिन लकीली उनके घर पे लोग, उनके इन लॉज ने बोल दिया अच्छा संजू के साथ जाना है, जरूर जाओ, वाह। बट तुम पैसे मत लेना उससे सिखाने के। तो मैंने कहा तुम आओ तो सही। और सच बताऊं, वो दोनों है ना, एक MSc और एक MA की हुई लेडीज थी। ओह। तो उनको कहीं ना कहीं दिमाग में था काश हमको भी कुछ काम करने का मौका मिले, हम भी पढ़ाएं। 2 टीचर मिली, मैंने कहा चलो थोड़ा तो सपोर्ट मिला। हम्म। फिर एक, उस उनमें से एक लेडी जब बस स्टॉप पे खड़ी थी, उसने अपनी फ्रेंड से एक बात की कि देखो ना, मैं संजू, मैं भाभी से ये सीख रही हूँ, मुझे भी सिखाएंगे क्या? उसका दूसरा ही क्वेश्चन ये था। 2 से एक्चुअली 3 ना, बजे ये वाली चीज ना, जो जो लोग लाइक कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में, और करने का जो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है ना, ये वाला कहीं ना कहीं हर एक के अंदर एक दबी हुई फीलिंग रहती है कि दबी हुई कुछ करना फीलिंग है। होती है। हाँ। उसी के लिए ही मैंने एकांसा सोशल फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया था। तो ऐसे टीम बनती गई, जैसे जैसे स्कूल्स बढ़ते गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़ते गए, टीम्स बढ़ती गई। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 7,000 स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग सिखाना। ये वाली बात आप तब की कर रहे हो जब ऑनलाइन नहीं था, राइट? नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन। ऑफलाइन, सात बिल्कुल। हजार थाउजेंड स्टूडेंट को सिखाने के लिए आपको टीचर्स भी उतने चाहिए ना। तो मैनेजमेंट यहाँ होता है, कोई डिग्री कॉलेज में नहीं होता। हाँ, वो तो मैं पक्का मानती हूँ। तो मतलब वो आपको ना मैनेज वो किया। वाला मैनेजमेंट आता था कि किसको कहाँ पे यूज करना है, जितने हाँ, ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट अवेलेबल है। मुझे इसलिए आता था क्योंकि मैं इस फील्ड में आने से पहले मेरी कम्युनिटी की माहेश्वरी महिला मंडल में मैंने बहुत काम किया। भाईंदर में माहेश्वरी मंडल को स्टैब्लिश करने में बहुत काम किया, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आ गया कि कैसे मैनेज करना है। एंड आपको बता दो, स्कूलिंग टाइम में भी मैं लीडर रहा करती थी। तो मैनेजमेंट उतना आता था, वो अब और अच्छे से हो गया। तो स्कूल्स मिलते गए तो हमारी टीम तो रेडी थी सिखाने के लिए। तो बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस वो महिला मंडल में लीडर, एज अ लीडर सारी चीजें मैनेज करने का था, वो आपको यहाँ पे काम आया। एंड देन, बहुत काम। हाँ, एंड देन आपने यहाँ से उसको धीरे 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 कैसे बढ़ाना है, वो सारा ऐसे उसे अप्लाई किया। वो तो ऐसा है ना नीता जी, छत पे पहुंचना है, टेरेस पे पहुंचना है, तो एक एक स्टेप को अच्छे से चढ़ना है, हम्म। वैसे तो ही चढ़ना।
हाँ संजू मैम, आपके लेकिन लाइक कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको ना हमेशा लाइक वही ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करती है? मैंने आपको बताया ना कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जहाँ खड़ा होना है, लाइन पीछे से वहीं से शुरू होनी चाहिए। तो उसके लिए मेहनत की है मैंने। सिर्फ ग्राफोलॉजी पे ही अटकी हुई नहीं रही, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किया। उसके बाद बहुत सारे और ऑकल्ट साइंस के कोर्सेज किए, ताकि कोई भी बच्चा आए या कोई भी पर्सन आए तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो और इसमें मुझे बहुत हेल्प मेरे बच्चों ने की है। तो सिखाना एंड बच्चों के बाद है, सबसे बड़े मेरे गुरु हैं मेरे फ्रेंड्स। मैं बीकानेर से हूँ, राजस्थान की छोटी सी जगह से हूँ। तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। बट अभी जब मेरे स्कूल के, बहुत सारे स्कूल्स के, रिनोल्ड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, जब मैं उनके ऑफिस में होती हूँ तो वो मेरे से एक वर्ड भी हिंदी में बात नहीं करती है, वो इंग्लिश में ही बात करेंगी, ताकि मैं दूसरी स्कूल में जाऊं तो मैं डरूं नहीं। हम्म। तो एक और किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। मैंने एक फ्रेंड ने किसी से कार्ड शेयर किया था मेरा, हैंडराइटिंग का ही, अंधेरी के एक पेरेंट को। उस पेरेंट ने मुझे रोज बुलाया, बट मैं मीरा भाईंदर से निकलने का डर, सिर्फ कि मेरी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन नहीं है, हाँ। मैं कैसे करवाऊंगी। राइट। बट उस पेरेंट ने भी जिद नहीं छोड़ी, मुझे रोज कॉल करती। एक दिन तैयार होके, पूरा बैग लेके, पूरा पोर्टफोलियो लेके पहुंच गई उनके यहाँ पर। अब वहां पहुंची तो इतना आलीशान बंगलो, चार पेरेंट्स बैठे थे, मदर्स। उन्होंने बोला, यस मैडम, आप क्यों डरती हैं, आपसे थोड़ी ना हम लैंग्वेज सिखवा रहे हैं। आपने इतनी ब्यूटीफुल बुक डिजाइन की है, आपने इतने बच्चों की हैंडराइटिंग चेंज की है। क्योंकि जिसने कार्ड दिया था उसके सन को मैंने हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवाई थी। वो जस्ट मेरी कजिन के नेबर थे, तो मेरे कजिन के सन को करवाई, उसकी भी करवा दी। उसने कार्ड शेयर कर दिया था मेरा। अब मेरे को वो डर, मैंने आपको क्या बताया, 50% वो फियर होता है ना अपने अंदर का। हाँ हाँ हाँ। मेरे एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। 100% मैं हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकती हूँ, लेकिन अपने अंदर फियर क्या था, 50%। इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ। उन लोगों ने कुछ सुना भी नहीं, मेरा मेरा इतना मैं तैयारी करके लेके गई, कुछ नहीं देखा, सीधा बच्चों के रूम में भेज दिया। मैं चली गई, पांच बच्चे, पांचों को लेकर बैठी हूँ। 5-10 मिनट थोड़ा सा लगा, फिर तो अंदर की टीचर बाहर आ गई और सिखाना शुरू। सिखा रहे हैं, 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। तो उनकी एक केयरटेकर आई और उन्होंने बोला कि मैडम आप टी और कॉफी क्या लेंगे। तो मैंने बोला कि मैडम मैं क्लास के दौरान कुछ नहीं लेती हूँ। बोले मैडम 1 आवर हो गया। तो शौक है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, हम नीचे आए। मेरे से पहले तो सीढ़ियां कूद के बच्चे आ गए एंड अपने मदर्स को बोलते हैं, कल के लिए सेशन फिक्स कर दीजिए, हम रेगुलर सेशंस लें। मैं कुछ समझी ही नहीं, क्योंकि वो उस दिन तो वैसे भी डेमो था। हाँ हाँ हाँ। मैं बोली मैं क्या करूं, मैं तो सोची थी मैं फेल होने वाली हूँ यहाँ पर, यहाँ तो मैं पास हो गई एग्जाम्सन के साथ में। पहली बार जहां आपने सोचा कि मैं फेल होने वाले वहां पास हो गए। हाँ, और बच्चों ने इतनी खुशी के साथ बोल दिया कि हम तो, हमारे लिए बुक कर दो। और अगस्त में उनके हॉलीडेज होते हैं सब, आईजी बोर्ड वालों के, आईबी बोर्ड वालों के। पेरेंट्स को मैंने कहा आप मेरा कुछ देखो, तो सही। बोला हमको कुछ नहीं देखना मैडम,
आपको बस करना है। क्योंकि लोगों को ना काम देखना होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता, आपने कितने सर्टिफिकेट किए कोई नहीं देखता, आपने जो चेंज लाया है ना, वो अगर देख लिया कि भाई आपने इसके ऊपर चेंज लाया है, वो 10 लोगों को बोलेगा कि भाई इसने मुझ पे ये चेंज लाया, 10 लोग बोले अच्छा तेरे में चेंज आ गया, हम भी करते हैं हम भी करते हैं। ये मैंने नोटिस किया प्रैक्टिकली। किया है ना। और ये देखिए कि मुझे वहाँ क्लास लेते हुए 6 दिन हुए, उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो बच्चे कौन कौन है। उसमें एक बच्चा था सोनाली बेंद्रे का बेटा, एक बच्चा था अक्षय कुमार का बेटा। ओ माय गॉड। मुझे तो गूज बम्स आ गए। लेकिन पहले नहीं पता चला तो मुझे डर नहीं था। हाँ। उसके बाद सबके बंगलोज पे, सबके घर पे जा जा के एक सेशन लिए। तो तभी आपके बच्चे छोटे हो गए ना, तो तब आप कैसे मैनेज करते थे, इतना सारा टाइम निकाल हाँ, पाते जब भगवान कुछ रास्ते बंद करता है तो कुछ रास्ते खोल देता है। तो बच्चे भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, एंड मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट कर रही थी कि नहीं अब तो तुमको करना ही है, मैंने पहले गलती कर दी अब नहीं करनी है। थे? तो उनका सपोर्ट था। वो वाला किस्सा सुनाओगे आप? वो किस्सा ऐसा है कि जब मुझे पढ़ना था शादी के बाद, मेरा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट शादी के बाद आया था और मैंने फर्स्ट क्लास पास किया था। मुझे आगे पढ़ना था, मैंने बायोलॉजी से 12th किया था। तो मनाही हो गई शादी के बाद, अब पढ़ना नहीं है। फिर जब मैंने चोरी छुपे ग्राफोलॉजी किया, घर पे किसी को बताया नहीं, हस्बैंड का सपोर्ट था, फादर इन लॉ को भी थोड़ा थोड़ा पता था, मदर इन लॉ को और मेरे मदर की फैमिली साइड को, उनके ब्रदर्स वगैरह को पता नहीं। मेरे यहाँ पर मासी रहती हैं मरीन ड्राइव, उनको पता था, मासी और मौसा जी को, क्योंकि बच्चों को मैं वहां छोड़ती थी जब मैंने ग्राफोलॉजी सीखा, या मैं क्राइम में जाती थी क्राइम ब्रांच के साथ काम करने, पूरे पूरे दिन भर लगता था हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए। तो ऐसे यहाँ के लोगों को पता था। लेकिन तब बहुत अच्छा था, फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सब के कारण स्टेटस लगाने का जमाना नहीं था ना, स्टेटस बनाने का जमाना था। जिस दिन पता चला कि हर घर में एक, बोलते हैं ना, केकई होती है, मैं केकई शब्द को बहुत जोर देकर बोलूंगी। केकई ने राम को वनवास देकर गलत नहीं किया था ना। राम को वनवास नहीं देते तो राम रावण नहीं मरता। तो केकई ने भला ही किया था जगत का। वैसे ही मेरे घर की भी एक केकई ने मेरा ये उजागर कर दिया कि भाभी तो ये काम करती हैं, रास्ते बंद। तब मैंने बोला कोई बात नहीं है, मेरे टैलेंट को थोड़ी ना रोक सकते हो, घर बैठ के काम करके दिखाऊंगी। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी काफी अच्छा कर लेती हूँ। हाँ, मैं वो पेपर मुझे मेशे में काफी गोल्ड पसंद मेडलिस्ट भी हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट से। तो घर पे बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। तब हस्बैंड ने बोला कि तुम जो भी अर्निंग कर रही हो इससे कोई नेक काम करना, खाने के लिए तो घर पे कमी है ही नहीं, ये तो उन्होंने मुझे शुरू से बोल रखा था। तो बस वो सिलसिला शुरू हो गया, 5-7 साल मैंने वो काम भी किया। है। क्राफ्ट बहुत अच्छा सिखाती थी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे। मैं मुंबई में कहाँ कहाँ से क्राफ्ट सीख के आती थी, और मटेरियल मेरे हस्बैंड ढूंढ ढूंढ के ला के देते थे। बहुत सपोर्ट। मैंने कैंडल मेकिंग भी किया है डिम्पल कपाड़िया जी से। मैंने लेकिन नाइनटीन देखो, आपको ना आपके हस्बैंड जब इतना सपोर्ट करते थे तभी आप कर पा रहे थे। लेकिन जब फिर वो सिचुएशन आई कि जब आपको अब एकदम से जो भी ऐसे हुआ कि आप अकेले पड़ गए, तभी फिर ऐसा कुछ होगा ना कि लाइक अब मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा लगा होगा ना कि अब मैं कैसे करूं, या फिर आप तब भी कुछ ना कुछ करके कर पा बहुत सारी विषम परिस्थितियां तो आती ही है अनीता। 39 में सिंगल होना मतलब लोगों के लिए तो एक औरत लॉलीपॉप बन जाती है। हर कोई बोलता है चलो आ जाओ, मिसबिहेव होना,
मिसयूज होना, उन परिस्थितियों से अपने आप को निकालना बहुत डिफिकल्ट था। घंटों रोती थी उस समय में कि आज मेरे साथ उसने ऐसा बोल दिया, जिससे बचाना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। बट मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती आज। तो उन फ्रेंड्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया, हर पल हर एक कदम पर मुझे सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ हूँ। इसीलिए बोलते और हैं ना वो कभी कभी कि हमारे लिए। एकांशा जो है ना, वो मेरे 3 फ्रेंड्स का ही नाम है। ओ के एकता, AN अनुभा एंड SA संजू। वाह आपने उन लोगों के लिए ही वो नाम सिलेक्ट कर लिया। जी, मतलब मुझे ना वो एक याद सेंटेंस याद आ रहा है कि फ्रेंड्स आर द बेस्ट थेरापिस्ट। यस, 100%, 100%। तो हाँ, जैसे आप बता रहे हो कि फ्रेंड्स नहीं होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। तो बिल्कुल मेरे भी नहीं। मेरे ख्याल से ना हर एक के पास ना ऐसे कुछ भगवान जी ना ऐसे कुछ चुने हुए फ्रेंड्स डालते ही हैं कि जो ना आपको वहां से निकाल सके बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैंने एक म्यूरल बना रखा है एक मेरे घर पे, जिसमें मैंने ना पूरा एक मैंने देखा है म्यूरल वो बड़ा देखा सा, है। बड़ा सा जो हाँ हाँ, दीवार में बना रखा है, राइट। तो मेरी जब वो ब्लैक डेज थे ना, उसमें से भी मैंने कुछ स्पार्क्स ढूंढे थे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो मन का मंसूबा होना चाहिए, जीत तो अपने आप हासिल हो जाती है। आप ना जिस तरह से बता रहे हो ना मुझे लग रहा है जितने भी लेडीज आपके पास आती होगी ना वो मतलब है ना सिर्फ ग्राफोलॉजी सीख के तो पक्का नहीं जाती होगी, वो ओवरऑल इम्प्रूव होके जाती होगी कि अब लाइफ कुछ भी थ्रो करे, आई कैन डू इट यस, यस। देखो, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2012-13 की बात है, जब मैंने मीरा रोड में एकांशा करके एक NGO शुरू किया था, जहाँ हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है। एंड एक औरत आई एंड मेरे को बोली, मैडम मेरे को बच्चों को, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में तो डाल दी, बोलती है मुझे भी कुछ काम करना था। दैट टाइम हम बेबी सिटिंग भी रन कर रहे थे और मुझे एक हेल्पर की जरूरत भी थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी कुछ काम बताइए ना। मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ आ जा काम करने के लिए। तो बोलती है ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो मैंने मतलब कि क्लीनिंग का काम पूरा आप कर दीजिए, और बच्चों की केयर करने, बच्चे जब खाना खाते हैं ये सारे उनको काम समझा दिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। दूसरे दिन जब वो झाड़ू लगा रही थी तो शटर डाउन था। मैंने कहा ये क्यों शटर डाउन है? तो बोलते हैं मैडम कोई देख लेंगे तो बोलेंगे वो है ना झाड़ू पोछे का काम करती है, जो मेरे समाज में अच्छा नहीं लगेगा। यूपी वाली थी। तो मैंने उसको बोला तेरा और मेरा समाज एक ही है बेटा। मेरे पति ने जब मेरा साथ छोड़ा, भगवान ने लिया उनको अपने साथ, तो मेरे को रोटी खाने के देने के लिए समाज नहीं आया, मेरे अंदर की मेहनत ही आई है। और इतनी समाज की परवाह थी तो तू काम क्यों मांग रही है रोटी के लिए और बच्चों की फीस के लिए? मांग समाज से। बात तो मैडम आप सही बोल रही हो। ऐसे सिर पे पल्ला था, लगाया कमर में, शटर को किया ऊपर जोर से, और लगी झाड़ू पोछा और गाना गाते हुए। आपने उसको भी मोटिवेट कर दिया मैंने कहा लेकिन भाई, ये बहुत एकदम सही बात बोली है कि अगर हम लोग ना दूसरों के बारे में सोचेंगे, जो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि कोई और हमारे लिए कुछ करने नहीं आने वाला until and unless we stand for ourselves। तुम तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे अंदर के जमीर को बचा के कोई भी मेहनत का काम करो, वो ही तुम्हें इज्जत देगा। हम लोग लाइक कंक्लूड करते हैं। आप क्या क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो भी विमेन लाइक ऐसे घर में है लेकिन कुछ करना चाहती है
और जैसे आप बोल रहे हो कि सोसाइटी ये वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा, वो लोग कुछ नहीं करने आने वाले। वो सोसाइटी वाला तो ठीक है, लेकिन घर वालों को कन्विंस करके, लेकिन क्योंकि सबके घर में सब सपोर्ट नहीं करते, वो आपने खुद भी बिल्कुल। फेस किया हुआ है। तो उस बैरियर को हटा के वो अपने लिए अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो सभी महिलाओं से मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप जरूर करें। कुछ भी करो। हम औरतों में ना बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ही औरत होती है, माँ होती है, बहन होती है, सभी कुछ हम रोल अदा करते हैं। तो अपने अंदर एक स्किल को डेवलप जरूर रखो। हॉबी को स्किल में कन्वर्ट करो, स्किल को काम आए। जैसे जरूरी नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। समय आने पर आपका टैलेंट किसी के लिए बहुत अच्छी सीख बन सकता है। या फिर आप मेरे साथ में जब प्रॉब्लम आई तो मुझे किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे में था टैलेंट, मैं कमा लूंगी, बच्चों को बड़ा कर लूंगी। और तो आपने किया। आप, हर एक औरत औरत के अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होता ही होता है। उस गुण को पहचान के उसको खाली फ्लरिश करो और सिखाओ दूसरों को। बिना पैसे के भी सिखाओ, थोड़ा पैसा लेके सिखाओ। थोड़ा पैसा लेके सिखाओगे तो उस पैसे को आप अच्छी जगह पर यूज कर लो। लाइक मेरी टीम में बहुत अच्छी अच्छी घरानों की बहुएं, बेटियां हैं। जितनी क्लासेस लेती हैं, जितनी फीस आती है, सब हमारे एनजीओ में डाल देती हैं। किसी ना किसी का भला कर देती हैं। तो और ऐसे बोलते हैं ना कि देने से तो आपको डबल ही मिलता है वापस। yes, तो जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे ना, तो चेहरे की चमक ही अलग होती है। तो वो एक सिचुएशंस बनाना, अपने आप पर जीतना है, तो अपने जीतने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। और घर वालों को कैसे कन्विंस करें? सबसे पहले तो आप में कोई गुण होना चाहिए। ओके। हम्म। गुण कोई भी हो सकता है। हाँ। मेरे नॉलेज में एक लेडी है जो खिचड़ी से खाखरा बनाती है। डाइट खाखरा है। मैंने खाया था, बहुत टेस्टी लगा। मैंने बोला मुझे 4 केजी चाहिए। बोलती है ठीक है। तो 4 केजी के 14 केजी ऑर्डर हो गए। 2 स्टाफ रख, बना। आज वो 40 किलो के रोज के खाखरे बनते हैं उसके। तो टैलेंट क्या था? खाखरा बनाना। हम्म। वो यूनिक किया उसने। तुरंत खिचड़ी बनती है, उसका आटा बनता है, देन वो अलग फ्लेवर है। हो गया ना। हम्म। तो हर किसी में अपना गुण है। तो बस वो गुण को निखारो और फिर उसको आगे। पहले थोड़ा अपने आप से सीखो, सिखाओ। नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, मैं सिखा दूंगी। हाँ, अब तो मैम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप लोग लाइक बिल्कुल ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल। आसपास होना चाहिए। यस, बहुत कुछ चाहिए। और आपके आसपास, घर के आसपास से ही काम शुरू करना है। बस अपने अंदर की झिझक को निकाल के फेंक दो कि लोग क्या कहेंगे। वो फेंक दोगे तो आप जीत जाओगे। और फिर थोड़े ही समय में आपकी मेहनत बोलने लगेगी। यस। तो आपका ये कहना है, एक तो कि एक टैलेंट को आप निखारो, दूसरा बिल्कुल भी झिझक मत रखो, जो भी आप करना चाहते हो करो, एंड हम्म। तीसरा मेहनत करने से मत डरो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और मेहनत। और आप उसका लाइव एग्जाम्पल हो, जो आपने अपने लिए बिल्ड किया है आज, वो पूरी आपने अपनी मेहनत से किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। मेहनत और जबान अच्छी मीठी। थैंक यू सो मच संजू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज प्लेजर लर्निंग फ्रॉम यू, इतने साल का एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया है अपना। आई होप इट विल बेनिफिट ऑल द ऑडियंस। थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड थैंक यू संजू मैम। थैंक यू अनीता, थैंक यू। So see you guys with some other guests at some other time. Bye for now.